गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरा पार्ट लहासा की ओर शुरू कर रहे हैं। बच्चों वैसे तो ये मैंने पहले भी तुम्हें करवा दिया था, लेकिन अब मैं इसकी तुम्हें समरी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय से शुरुआत करते हैं। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़ में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे, इसलिए 1930 में इन्होंने लंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब से इन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा। राहुल जी अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। यात्रा वृतांत साहित्य में राहुल जी का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र रचा। अनेक स्थलों की यात्रा करने से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलने आदि के साथ साथ संस्कृति तथा भाषा का भी आदान प्रदान हो जाता है। इन्होंने विभिन्न स्थलों के भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत करने के अलावा वहाँ के लोगों के रहन सहन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। इनकी अनेक रचनाएं हैं बच्चों, जिनमें से प्रमुख हैं मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। अब मैं थोड़ा सा इस पाठ का परिचय देना चाहूँगी लहासा की ओर का। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा इन्होंने सन 1920 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। बच्चों, उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखारी के छद्म वेश में की थी। अब आप कहेंगे छद्म वेश क्या होता है? छद्म वेश का अर्थ है वेश बदलना। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। इस पाठ से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब पाठ का सार हम शुरू कर रहे हैं। लहासा की ओर यात्रा वृतांत में राहुल सांकृत्यायन जी सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाने के दुर्गम रास्तों का इन्होंने रोमांचकारी वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। यह उस समय में व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए चारों ओर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटनें रहती थीं। आज उन्हीं किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। ये आज से मतलब ये आज के समय की बात नहीं है, ये मैं 1930 की बात बता रही हूँ, जिस समय हमारा देश गुलाम था। ये उस समय की बात है। तिब्बत का सामाजिक जीवन, और जब आप इस पाठ के सारांश को समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप ये बात दिमाग में रखना कि ये बात 1930 की है। आज के समय में तिब्बती समाज काफ़ी बदल चुका है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी सब बदल चुकी है। लगभग ये देखो बच्चों, लगभग 90 साल पुरानी बात है, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। तो अभी हम बात करते हैं इसके, मैंने कुछ पॉइंट्स के आधार पर मैं इसकी आपको समरी समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट है तिब्बत का सामाजिक जीवन। यहाँ जाति पाति और छुआछात नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थीं। अब ये देखिए, आज के समय में तो आपको ये बात कोई नई बात नहीं लगेगी कि औरतें पर्दा नहीं करती, लेकिन ये आप ये देखिए कि आज से लगभग मतलब ये आप मान लो कि पूरा 100 साल पुरानी बातें हो गई। तो उस समय भारत में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। गांव में तो आज भी है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज से 90 साल पहले भी तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति
घर के अंदर आ सकता है। घर की सास या बहू चाय बना लाती है, नहीं तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। यहाँ चाय सोडा, मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। ठहरने अब इसके बाद में मैंने सेकंड पॉइंट दिया है, ठहरने की सही जगह। इस बार यात्रा के दौरान लेखक और उसका साथी सुमति भिखारी के वेश में था। बच्चों, अब आप सोचेंगे सुमति कौन है, कि क्या कोई भारतीय है? तो मैं आपको बता दूं, सुमति वहीं के स्थानीय व्यक्ति थे जो मंगोल जाति के थे, और ये तिब्बत के ही रहने वाले थे। तो लेखक ने एक वहीं के स्थानीय व्यक्ति को इस यात्रा में अपने साथ लिया। तो उनके साथ ही सुमति भी भिखारी के वेश में थे। तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमति के जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर भिखारियों के साथ अच्छा व्यवहार होता था, तो इसलिए भिखारी के वेश में होने के बाद भी इनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जब ये इसी रास्ते से लौटे, तब वे भिखारी के वेश में नहीं, भद्र यात्री के वेश में थे, मतलब एक सज्जन व्यक्ति के वेश में थे। फिर भी किसी ने रहने के लिए जगह न दी। उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में रहना पड़ा। यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, क्योंकि वे शाम को छंग पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। तो देखो बच्चों, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर खाली भिखारियों को ही अच्छी जगह मिलती है, क्योंकि जब वो वापसी में शाम का समय था और वहाँ के जो पुरुष थे वो शाम के समय छंग पीकर, ये मदिरा का ही एक रूप है, उसको पीकर अपने होशो हवास खो बैठते थे। तो हो सकता है उन लोगों ने लेखक पर और सुमति पर ध्यान ही ना दिया हो, इसलिए उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अब मैं वहाँ का आपको कुछ भौगोलिक वर्णन करना चाहूँगी कि वहाँ कैसा रास्ते कैसे थे, पहाड़ कैसे थे। डांडा थोंगला का जंगल 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा खतरनाक स्थल है। यहाँ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता। यह डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों है? क्योंकि मीलों तक कोई गांव नहीं है। कोई यहाँ पर डाकू अगर किसी को मार भी देते हैं तो कोई गवाह नहीं मिलता। ये पहले व्यक्ति को मारते हैं, बाद में उसे लूटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कोई गवाही देने वाला भी नहीं मिलेगा। चाकू, बंदूक आदि रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्च नहीं करती। लेखक और सुमिति को भी जहाँ खतरा लगता, वे टोपी उतारकर भीख मांगने लगते, क्योंकि भिखारी का वेश देखकर कोई उन पर संदेह नहीं करेगा, और वो टोपी उतारकर अपनी जीभ निकालकर कूची कूची दया दया कहने लग जाते, जिससे कोई उनके ऊपर संदेह ना करे। अगले दिन दोनों को लंगपोर पहुंचना था। दोपहर को वे डांडे पहुँचे। दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ नंगे थे, न बर्फ थी और न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सींगों व रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब अगला पॉइंट लेते हैं हम, उतराई पर भटकाव। लेखक व सुमति जब नीचे उतरने लगे तो घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक सही मार्ग से भटक गया और दाएं रास्ते पर जाने की बजाय बाएं रास्ते पर निकल पड़ा। 1.5 मील जाने पर पता चला कि रास्ता गलत है। वापस आने पर 4-5 बज गए। सुमति इंतजार में थे और गुस्से में भी थे। बच्चों, सुमति के चरित्र की एक विशेषता ये है कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी जल्दी ही उनका गुस्सा शांत हो जाता था, और उनका रंग बहुत गोरा था, जैसे मंगोलों का होता है। गुस्से में उनका मुंह बिल्कुल लाल हो जाता था। सुमति ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय गर्म की। मजबूरी बताने पर वे शांत हो गए। लंगकोर में एक अच्छी जगह रहने को मिली और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। चाय सत्तू भी साथ में था।
अगले दिन वे एक पहाड़ी पर थे जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। सुमति के यजमान हर जगह थे। वे उन्हें गंडे पहुंचाना चाहते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों से बनते थे। गंडे ख़त्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना देते थे। तो इससे बच्चों हमें ये भी पता चलता है कि सुमति बहुत चतुर थे। वो बोध गया के लाए कपड़ों के गंडे ताबीज़ बनाकर अपने यजमानों को बांटते थे, लेकिन जब वो कपड़ा ख़त्म हो जाता तो वो साधारण कपड़े के गंडे ताबीज़ बनाकर लोगों को बांट देते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में ना जाने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने कहा कि वापसी पर मैं तुम्हें इसके लिए कुछ अतिरिक्त पैसे दे दूंगा। अब हम बच्चों तिब्बत की ज़मीन की बात करते हैं। जागीरदारी प्रथा। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी भाग मठों के हाथ में था। जागीरदार किसानों से खेती करवाता है। कोई भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता है तो उसे राजा के सम्मान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार में एक भद्र पुरुष से मिले। भिकमंगों के वेश में होने पर भी उन्हें आदर मिला। जो वहाँ के जो उस जहाँ पर वो गए थे वहाँ का जो वहाँ की जो ज़मीनों को देखा करते थे वो नम से था उनका नाम। और उन्होंने भिकमंगे के वेश में होने पर भी सुमति और राहुल जी का आदर सत्कार किया। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जहाँ बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। वहीं लेखक ने आसन जमाया। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गए क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उनको जब बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियाँ मिल गईं तो वो उनको पढ़ने में लीन हो गए। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने अनुमति दे दी। इस बार लेखक ने अनुमति क्यों दी? क्योंकि लेखक को एकांत चाहिए था और वो एकांत में रहकर उन पोथियों को पढ़ना चाहते थे। तो इस बार लेखक ने सुमति को जाने से नहीं रोका और लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत अगले दिन ही सुमति लौट आए। अगले दिन वो भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल दिए।